वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा से संबंधित हम लोग आज पढ़ेंगे और वो भी एनसीईआरटी क्लास से ही रहेगी। और क्लास 10 की ये लास्ट लेसन है 7। इसमें आज हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे इससे में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें हम लोग परिवहन, रोड, कौन सा परिवहन रोड सबसे बड़ा है, राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके पढ़ेंगे और बने रही इस वीडियो में। महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं जो कि राजमार्गों से पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इसी लेसन से मिलते हैं। जैसा कि हम अपने प्रतिदिन जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं और उसमें अपनी ज़रूरतों तथा स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाते। इसके लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है, जो कि यातायात साधनों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, यानी मूवमेंट करके ही सुविधा प्रदान हो जाती है। इस प्रकार से वस्तुओं तथा सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, यानी स्थल, जल तथा वायु। अगर हम मार्गों के अनुसार कहें तो जैसे स्थल मार्ग, जल मार्ग तथा वायु मार्ग। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर हम देखें इसमें जैसे परिवहन के साधन, तो एक स्थल के अंतर्गत आता है। जैसे स्थल मार्ग में परिवहन के साधन कौन कौन से आते हैं? जैसे हमने देखा सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। इसी प्रकार से अगर हम जल देखें तो आप लोग बने रहिए, क्योंकि ये पाइपलाइन मार्ग क्या है और इससे कैसे किसका इससे लाभ होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं जल मार्ग की। तो जल मार्ग में जैसे आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन। अगर वायु में बात करें, घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा। इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन की सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव के क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से संभव हो सका है। इसलिए परिवहन व संचार व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम बात करें जैसे सूचना के बारे में, तो आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए बहुत सुविधा है व साधनों में बढ़ोतरी की है। अब हम इसमें एक विस्तृत रूप से इस अध्याय में पढ़ेंगे, जो कि हमने इसकी थोड़ी सी भूमिका समझी। सबसे पहले अब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अपने जीवन में अहम भूमिका निभाता है और उसकी अहम भूमिका भी है किसकी? ट्रांसपोर्ट की। तो परिवहन, जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसपोर्ट वो 3 टाइप से हो सकते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो सबसे पहले हम लोग स्थल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग, यानी अगर हम भारत की बात करें तो इसमें 23 लाख किलोमीटर, यानी 23 लाख किलोमीटर भारत में सड़क परिवहन
जल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। यानी सड़क जाल जो है वो 23 लाख किलोमीटर है भारत में, और भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। अगर हम लोग देखें तो रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत भी बहुत कम है। अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ तथा विभिन्न भूभागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं, लेकिन रेल मार्ग ऐसा नहीं है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक बड़ी कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन वायु और समुद्र पथनों को जोड़ती हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो है स्थल परिवहन हुआ मार्ग। भारत में अगर देखें तो सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मानचित्र देखें तथा सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका। सबसे पहला अगर हम देखें तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। यानी भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली जो महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है, वो है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दूसरा है जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत में मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण न्याय के आधार पर क्षेत्र में है। यानी अगर हम इसको एक विस्तार फिर से अगर रिपीट में पढ़ें तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है, ये भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लाइनों वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की, जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज, जिसमें 2 गलियारा जुड़ते हैं। यानी एक श्रीनगर से कन्याकुमारी और दूसरा जुड़ता है असम, यानी सिलचर जो है असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस प्रकार से ये स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण तथा विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी राजमार्ग, शेरशाह सूरी राजमार्ग का मतलब है जो ओल्ड हमने देखा अपना, उसके बाद ये हाईवे बना दिया गया, तो जो ओल्ड राजमार्ग है उसे बोलते हैं शेरशाह सूरी राजमार्ग। संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 3 के मार्ग में आने वाले स्थानों के अगर देखें तो नाम बताएं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है? यानी अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कौन सा है? वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जो 2369 किलोमीटर लंबा है। यह वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी से जोड़ता है। वहीं अगर देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है वो दिल्ली व मुंबई को जोड़ता है, और जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के अधिकतर हिस्सों को जोड़ता है। तो सबसे जो लंबा राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। अब बात करते हैं राज्य राजमार्ग की। अभी तक हमने नेशनल हाईवे पढ़ा, अब राज्य यानी स्टेट हाईवे।
राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं, यानी जो लोकल होती हैं वो स्टेट राजमार्ग, जैसे राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सर्वाधिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का होता है। बात करते हैं जिला मार्ग। जिला मार्ग जैसा कि अब नाम से पता चल रहा है कि सड़कें जो है मुख्यालय से जोड़ती हैं और उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। अन्य सड़कें जो एक दूसरे को जोड़ती हैं गांव, कस्बा, शहरों। अब बात करते हैं सीमांत सड़कें। उपर्युक्त सड़कों के अतिरिक्त जो भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है, इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास भी सहायक हुई है। इसमें पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट तथा तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं और ये 12 मासी सड़कें हैं जो कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं सड़क घनत्व की बात। अपने भारत में सड़क घनत्व कैसा है और कितना है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है, यानी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। इनका घनत्व जम्मू कश्मीर में 10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 375 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, जबकि वर्ष 1996 और 97 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 75 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। यातायात यानी ट्रैफिक व यात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं रेल मार्ग की। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल द्वारा अगर हम देखें तो पिछले 150 वर्षों से भी अधिक से समय भारतीय रेल मार्ग एक महत्वपूर्ण संयंत्र के रूप में भी जानी जाती है। अगर हम देखें तो भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कृषि की तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2004 के दिन भारतीय रेल परिवहन की लंबाई 63,221 किलोमीटर थी, जिस पर 7,031 स्टेशन थे। इसमें 7,817 रेल इंजन और 5,321 यात्री सेवा वाहन और 4,904 अन्य कोच वाहन तथा 22,हजार सॉरी अन्य कोच वाहन अगर देखें तो वो 2,28,170 मालगाड़ियां सम्मिलित थी। आगे देखें तो भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर दूरी तय करती थी। छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरती हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में दुर्लभ उच्चावच, विरल संख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। वर्तमान रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय जो हैं वो अनेक रूप में हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं पाइपलाइन के बारे में, यानी पाइपलाइन से हमारे भारत में आर्थिक जीवन या आर्थिक व्यवस्था कैसे होती है। तो भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन का एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था, लेकिन अगर हम देखें आज के समय में पाइपलाइन का प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राकृतिक गैस तथा उसके क्षेत्रों से गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। यानी जो पाइपलाइन है आज के समय में एक परिवहन के रूप में कार्य करती है। पाइपलाइन ठोस पदार्थों को तरल अवस्था यानी स्लरी में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है और सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन अगर देखें तो आज के समय में गांव या नगरीय क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाइपलाइनों का अब इस समय विस्तार हो रहा है। वाहनांतरण देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। जैसे अगर हम देखें तो पहला जो जाल अगर हम देखें तो वो है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से अगर देखें तो गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, उत्तर प्रदेश तक इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक, दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। अगर हम यहीं दूसरी अगर देखें तो गुजरात में सलाया से बीरमाओ गांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक, और इसकी अन्य शाखा अगर देखें तो बड़ौदा के निकट कोयली के चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। नेक्स्ट आता तीसरा है हमारा गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यानी हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है और यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर इसकी शाखाएं राजस्थान, कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। बने रहिए इस वीडियो में ऐसे ही, और आपको महत्वपूर्ण जो परिवहन के बारे में हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। और इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन को देखते हैं तो भारत के लोग अनंत काल से समुद्री यात्रा करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी और स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंततः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 3,700 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। अगर हम देखें तो निम्न जलमार्गों के द्वारा सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। जैसे हम देखते हैं तो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो है वो 1620 किलोमीटर लंबा है, जिसे हम नवगम जलमार्ग संख्या 1 के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर देखें तो सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर जो है लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नवगम जलमार्ग संख्या 2। अगर हम यही तीसरा देखें तो केरल में पश्चिम तटीय नहर कोटापुरम से कोमान तक उद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर नवगम जलमार्ग संख्या 3। यानी इस प्रकार से अगर हम देखें
तो ये 3 हमारे जो हैं वो जलमार्ग के रूप में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्य सक्षम आंतरिक जलमार्गों से गोदावरी, कृष्णा, बराक, सुंदरबन, बंकिम नहर, ब्रह्मणी, पूर्वी पश्चिम नहर तथा दामोदर घाटी नहर निगम आदि शामिल हैं। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% जो व्यापार है, जो मुद्रा में 68% अगर माने, अगर देश का 95% यानी 95% और मुद्रा का अगर यही रूप देखें तो 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। इस प्रकार से हमने जल परिवहन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख समुद्री पतन कौन सा है। भारत की 7516.6 किलोमीटर समुद्री तट रेखा, यानी प्रश्न भी बनता है कि भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है, तो वो 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 181 मध्यम व छोटे पतन है। यानी जो तटरेखी है 7516.6 किलोमीटर, उसमें तटरेखा के 12 प्रमुख तथा 181 मध्यम तथा छोटे पतन है। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार को संचालित करता है। इसी में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। कांडला एक ज्वारीय पतन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछा जाए कि निम्न पतनों, अगर कोई तुम्हें पतन दिया जाए तो पूछा जाए कि कांडला किस प्रकार का पतन है, तो वो एक ज्वारीय पतन है। यह जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। कौन सा? कांडला पतन, जो कि एक ज्वारीय पतन है। आगे अगर देखते हैं, मुंबई वृत्तम पतन है, यानी मुंबई जो है वृत्तम पतन है, यानी बड़ा है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया। इसके मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने एक पतन विकसित किया गया, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पर? मुंबई में। इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागांव पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% जो लौह अयस्क है, वो मारमागांव पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। यहाँ देश के कुल निर्यात का कितना? 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन, यानी कर्नाटक में जो स्थित है न्यू मैंगलोर पतन, केंद्रीय मुख्य खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है। यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। यानी सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है, जो कि यह एक लैगून के मुहाने पर स्थित है और यह एक प्राकृतिक है। कौन सा? कोची पतन, जो कि कहाँ? सुदूर, यानी जो सुदूर है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पतन है। यानी अगर हम देखें तो भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पर अगर देखें तो एक तूतीकोरन पतन, अगर प्रश्न बने कि तूतीकोरन कहाँ है, तो वो एक तमिलनाडु में स्थित है। यह भी एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी प्राकृतिक पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव
आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न वस्तुओं की व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है, यानी जो चेन्नई है हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है, यानी मानवीकृत है और ये प्राचीनतम है। व्यापार की मात्रा तथा लदें सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान आता। किसका? चेन्नई का। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पतन है। कौन सा? विशाखापट्टनम जो है स्थल से घिरा है और गहरा भी व सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह पतन लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप पतन विशेषता लौह अयस्क का निर्यात करता है। वहीं अगर देखें तो कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पतन है। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की वृहद और समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारी जिसे हम टाइडल पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया। यानी जो कोलकाता का स्थलीय जो नदी पतन है, यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पृष्ठभूमि पर स्थित है। आगे हम लोग पढ़ते हैं वायु परिवहन के बारे में। इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट, हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो वायु परिवहन के बारे में आज हम वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंची पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। किसके? वायुयान के आधार से, यानी वायु परिवहन से। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि का एक समान बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक ही सुलभ बना दिया है। अगर हम देखें सन 1953 में वायु परिवहन का एक राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1953 में। व्यापारिक तौर पर इंडियन एयरलाइंस यानी इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान कराती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों व जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाता है। कौन सा? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवाता है। इंडियन एयरलाइंस की सक्रियताएं पड़ोसी देशों जैसे दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया तक एक विस्तृत है। आगे हम देखें तो हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों को पहुंच में नहीं है। केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। अब हम बात करते हैं संचार सेवाएं की। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। इस प्रकार से जैसे समाचार पत्र, टीवी, रजिस्टर, पैकेट, किताबें, अखबार, इस प्रकार ये किस में आ जाते हैं हमारे। अगर हम देखें आगे तो इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार, इस प्रकार से ये हमारे संचार परिवहन के रूप में कार्य करते हैं। अब हम पढ़ें तो सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं, क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है।
इनका वितरण जो है असमान है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों और सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। पिछले कुछ वर्षों से वर्ष 2004-5 तक निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं निम्न कृषि वर्षों संबंधी उत्पाद वृद्धि यानी 2.53%। आगे अगर हम देखें तो इस प्रकार से हमने पढ़ा संचार का माध्यम। अब हम पढ़ते हैं एक पॉइंट और आता है कि इसलिए से राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है किसको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है और बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है, यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बा और गांवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होता है और एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक व्यवहार का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। किसे, अंतर्राष्ट्रीय या एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। अब हम बात करते हैं पर्यटन, यानी एक व्यापार के रूप में पर्यटन कैसे कार्य करता है। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वर्ष 2003 की अपेक्षा 2004 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों की आगमन में 23.5% वृद्धि दर्ज, जिसमें 21,828 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। आगे अगर हम देखें, प्रत्येक वर्ष भारत में 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। भारत में विदेशी पर्यटकों के लिए राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर व दक्षिण भारत के मंदिरों के नगर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय के अंदरूनी भाग संभाव्य पर्यटन विकास स्थल, लेकिन सामरिक कारणों से इनके विकास को प्रोत्साहित नहीं किया गया। यद्यपि पर्यटन उद्योग विकास का एक उज्जवल भविष्य है। इस प्रकार से हमने भारत के आर्थिक जीवन के बारे में, देश के बारे में पढ़ा और पतन के बारे में पढ़ा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको एक बार रिपीट करके देख सकते हैं आप लोग। प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। इसके अब हम इससे बनने वाले बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं वो सब। निम्न में से दो दूरस्थ निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, जैसे मुंबई तथा नागपुर, मुंबई व कोलकाता, सिलचर व पोरबंदर, नागपुर व सिलीगुड़ी। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारे की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर सिलचर और पोरबंदर जो है जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, तो वो हमारा है पाइपलाइन। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो ये हमारा जो नहीं जुड़ा है वो गुजरात है। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन तथा पूर्ण सुरक्षित है, बिल्कुल राइट। तो ये हमारा कौन सा है, वो है विशाखापट्टनम। इनमें से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, तो जो प्रमुख साधन है वो हमारा वायु परिवहन है। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। इस प्रकार से हमने इस लेसन को पूरा किया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।